नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंजाब केसरी टीवी में और मैं हूं आपके साथ कृतिका। इस वक्त की दुखद खबर आ रही है। प्रणब दा अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। 84 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी काफ़ी लंबे समय से अस्पताल में भर्ती थे। जानकारी मिली है कि वो कोरोना पॉजिटिव भी थे और आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जिसको लेकर के कई नेताओं ने ट्वीट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की है और दुख भी जताया है। आपको बता दें कि उनके बेटे ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी कि प्रणब मुखर्जी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में वो पिछले काफ़ी समय से भर्ती थे और वहीं पर उनका निधन हुआ। आपको बता दें कि 2012 से लेकर 2017 तक वो राष्ट्रपति के पद पर रहे और इस दौरान उन्होंने कई अहम फैसले भी लिए हैं। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रवीण जी हैं, मेरे सहयोगी। प्रवीण जी, जिस तरीके से उनका निधन हुआ और उनके बेटे ने इसकी जानकारी एक ट्वीट के जरिए दी है। देखिए, उनके ट्वीट के आने के बाद से ही लोगों को ऐसा लगा कि शायद उन्होंने अपने किसी खास को खो दिया है, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि उनकी जैसे ही निधन की खबरें आई उसके बाद से लगातार हर तरफ, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, हर तरफ जो है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का एक तरह से लोग जो है वो ट्विटर पे अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे थे। प्रधानमंत्री का ट्वीट आता है, उसके बाद अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री का भी ट्वीट आता है। सब लगातार यही कह रहे हैं कि उनके जैसा व्यक्तित्व अब शायद देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि उनके बारे में कहा जाता है कि आप जब वो पार्लियामेंट में थे तो जब वो उनका लंबा कार्यकाल रहा, दशकों तक का उनका एक लंबा कार्यकाल रहा। कई बार तो इस तरह से देखने को मिला कि जब वो भाषण दे रहे होते थे तो चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों, हर कोई उनके भाषण को, चाहे वो जितना भी बोलते थे, पूरे संजीदे तरीके से लोग सुन रहे होते थे। चाहे वो किसी भी पक्ष के हों, चाहे वो सत्ता में हों चाहे ना हो, वो लगातार उनके भाषण को कोई मिस नहीं करता था। अगर कोई मिस कर भी जाता था तो वो बाद में उस चीज़ को लाइब्रेरी से निकलवा करके देखते थे। एक वाकया मुझे याद आता है कि जब वो पार्लियामेंट में बोल रहे थे तो एक खास डेट का उन्होंने जिक्र कर दिया और उसमें कुछ कोट था। उस कोट को उन्होंने कहा कि इस तरह से कि जब वो भाषण दे रहे थे तो उसके बाद लगा कि एक सदस्य जो सांसद थे उनको लगा क्या कि शायद ये कुछ ऐसे ही तो डेट नहीं बोल दिए। तो अब वो गए, उसके जब वो भाषण खत्म हुआ तो वो सदस्य गए लाइब्रेरी में और लाइब्रेरी में जब निकाल करके उस डेट को देखा गया तो उस डेट में हूबहू वही लाइन था जो प्रणब दा बोल रहे थे। तो उनको एक तरह से इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता था। पूरे राजनीतिक कैरियर में देखिएगा तो उनके जैसा मतलब इंसाइक्लोपीडिया दूसरा कोई नहीं रहा और इससे बड़ा झटका भारतीय राजनीति को नहीं लग सकता है। जिस तरीके से एक ये क्षति हुई है, भारत रत्न भी उन्हें मिला हुआ था और उनके जाने के बाद में उनके निधन पर कई ट्वीट भी सामने आए। प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, राहुल गांधी ने, अमित शाह ने, कई नेताओं ने ट्वीट भी किया है। जी देखिए, प्रधानमंत्री हर कोई ट्वीट कर रहा है, यहाँ तक कि एक आम से आम लोग, वो तो खैर खास हैं तो उनका तो ट्वीट आना लाजमी है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है पूरे भारत में जो उनके निधन की खबर को सुने और अपनी संवेदना व्यक्त ना करे। ऐसा शायद कोई नहीं है, चाहे वो किसी भी दल के हों। उनके लिए वो जो है एक खास नेता थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वो किसी दल के नहीं हैं। बिल्कुल वो कांग्रेस में रहे, एक बार वो कांग्रेस से अलग भी हुए, लेकिन इसके बावजूद उनके अंदर कोई इस तरह का गिला शिकवा नहीं था। एक वाकया और है कि जब राजीव गांधी को कुछ एक खास उसमें फंस गए थे बिल में, तो उसके बाद वो राजीव गांधी जब वो पार्टी में नहीं थे, उसके बावजूद राजीव गांधी उनसे संपर्क कर कहा कि अब इससे आप मुझे निकालिए, इससे कैसे निकलेंगे। तो उसके बाद उन्होंने जो कहा और उसी बात पर वो राजीव गांधी ने वही पार्लियामेंट में कहा और उस तरह से सरकार उनकी बची थी। तो एक तरह से कहा जाए, जो वो सत्ता में रहें ना रहें, पार्टी में रहे ना रहें, वो पार्टी से ऊपर के व्यक्ति थे। उनके बारे में कोई किसी भी दल में हो, उनके बारे में कोई उनके खिलाफ ना बोलते थे।
यहाँ तक कि आप देखेंगे कि जब संघ में भी वो एक बार गए, जबकि बराबर लगातार विरोध हुआ कि संघ में वो जा नहीं सकते, संघ में क्यों गए, क्योंकि कांग्रेस का काफी मतभेद रहा है बीजेपी वालों से और खास करके उनके मदर ऑर्गेनाइजेशन संघ से, लेकिन इसके बावजूद वो संघ में भी गए। तो उनका अपना एक अलग छवि था और उसी छवि के लिए आज उनको सब याद कर रहा है। जी, जहां एक तरफ कांग्रेस के संकट मोचक इन्हें कहा जाता था, लेकिन वहीं ये भी एक किस्सा सुनने में आता है कि जब राष्ट्रपति का पद किसी दूसरे को मिलना था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि वही प्रणब दा ही राष्ट्रपति के पद पर रहे। ये भी कहीं ना कहीं सुनने में आता है। नहीं, वाकया ये था कि आप बात उस बारे में कर रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री का पद कांग्रेस ने नहीं दिया जी। और इसके पीछे रीजन ये है कि वो एक बार कांग्रेस छोड़ चुके थे और कहा जाता है कि कांग्रेस से जो एक बार निकल जाते हैं उनको प्रधानमंत्री का पद कांग्रेस ऑफर नहीं करती है। और यही वजह रहा कि कांग्रेस के ऊपर ये लगातार आरोप लगा कि आप सबसे अच्छे व्यक्ति, जो सबसे एक स्टेट्समैन को आपने प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया। लेकिन इसके बारे में आप देखिए कि उसके बाद कांग्रेस ने अपने इस पूरे आरोप को धुलने के लिए उनको राष्ट्रपति का पद ऑफर किया। आप जानते ही हैं कि राष्ट्रपति का पद जो है वो भारत में सबसे सर्वोच्च पद है। और आप देखेंगे कि आज तक जितने भी राष्ट्रपति हुए, चाहे वो कलाम जी को छोड़ दें या और भी बहुत बड़े बड़े व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किए हुए हैं, लेकिन जब इनके बारे में कहा जाता है कि ये बाकी राष्ट्रपतियों के बारे में कई बार कहा गया कि रबर स्टाम्प है, लेकिन इनके बारे में ऐसा नहीं कहा गया, किसी ने नहीं कहा कि रबर स्टाम्प है। आप देखेंगे कि इनके जब ये राष्ट्रपति के पद पर बैठे तो कल ऐसा लगा कि राष्ट्रपति का पद इनकी वजह से वो और मर्यादित हो गया, ना कि प्रणब दा उस राष्ट्रपति के पद पर जाने के बाद प्रणब दा का कद नहीं बढ़ा, राष्ट्रपति पद की गरिमा बढ़ गई। तो एक तरह से कहा जाए तो उनके जैसा व्यक्तित्व तो अब देखने को नहीं मिलेगा, शायद भारतीय राजनीति में अब कोई है भी नहीं। जी, वो एक छोटे से गांव से वो निकले थे और एक छोटे से गांव से निकलने के बाद में उन्हें राष्ट्रपति पद पर वो पहुंचे। इस बीच में उन्हें कई मुश्किलें भी आई, कई अड़चने भी आई, कांग्रेस के साथ मतभेद भी हुए बीच में कई बार। यही तो वजह है कि जब वो कांग्रेस छोड़ कर गए तो बाद में कभी भी कांग्रेस ने उनको प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया। आप देखिए, एक कहा जा रहा था कि उनको साइड लाइन करने के लिए ही बाद में राष्ट्रपति पद का उनको ऑफर दिया गया। लेकिन आप देखेंगे कि जब जो आरोप कांग्रेस के ऊपर लगा उसको एक तरह से कहा जाए तो यह उस आरोप को कांग्रेस ने धो दिया और एक तरह से कहा जाए तो यह निराधार अब वो आरोप है, क्योंकि आप एक प्रधानमंत्री का पद उनको भले ना दिया कांग्रेस ने, लेकिन उसके बाद उन्होंने देश का सबसे सर्वोच्च पद दिया। तो इसलिए अब कांग्रेस के ऊपर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता है। हाँ, अगर वो उनको राष्ट्रपति पद का पद भी नहीं देते तब एक आरोप लगता था कि जो कांग्रेस से जो निकल जाते हैं एक बार, वो चाहे फिर से कांग्रेस में आ जाए तो उनको कोई भी बड़ा पद नहीं मिलेगा। जी प्रवीण जी, इसी बीच अपने दर्शकों को एक अपनी रिपोर्ट दिखा देते हैं। इस रिपोर्ट में आपको बता दें कि प्रणब दा की पूरी जिंदगी में वो कहाँ पे उनका जन्म हुआ, उनकी जिंदगी की क्या कुछ पहलू हैं, वो इस रिपोर्ट में देखिए। प्रणब मुखर्जी भारतीय राजनीति में एक ध्रुव तारे के जैसे रहे। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के मिराती नाम के छोटे से गांव से दिल्ली दरबार पर अपनी अमिट छाप छोड़ने की उनकी यात्रा हर किसी को लुभाती है। हर संघर्ष करने वाले युवा को प्रेरणा देती है। प्रणब मुखर्जी अपनी आत्मकथा के प्रस्तावना में अपनी इस यात्रा के बारे में बेहद रोमांचक तरीके से वर्णन करते हैं। ये उस युवक की कथा है जो पश्चिम बंगाल के एक सुदूर गांव के टिमटिमाते दीपक से भारत की राष्ट्रीय राजधानी के चमचमाते फानुसों तक आ पहुंचा। एक ऐसी लंबी यात्रा जो कुछ सफलताओं, कुछ निराशाओं और आकर्षक मुठभेड़ों के मेल से बनी है। प्रणब दा का अपने बारे में ये कथन ही साबित करने के लिए काफी है कि दिल्ली की सत्ता के शिखर तक वे गांव के बेहद ऊबड़-खाबड़ मैदानों से होकर पहुंचे थे। कांग्रेस पार्टी के भीतर और बाहर हर जगह उनका सम्मान किया जाता था। वर्तमान दौर में उन्हें भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह कहा जाता था। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्हें सम्मान से प्रणब दा कहकर ही संबोधित किया जाता था। उनकी स्वीकार्यता का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके राजनीतिक विरोधी रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रणब दा को पिता समान बताया था। आइए एक नजर डालते हैं उनकी 51 साल लंबी इस यात्रा पर। 11 दिसंबर 1935 को मिराती गांव में हुआ था प्रणब दा का जन्म। कामदा किंकर मुखर्जी और राजलक्ष्मी के घर में हुआ था उनका जन्म।
प्रणब दा के पूर्वज मूलतः नदिया जिले के बिल्वग्राम के निवासी थे। 1880 में मिराती में ही बस गए थे प्रणब दा के दादाजी। 1920 से ही कांग्रेस पार्टी में सक्रिय थे कामदा किंकर मुखर्जी। प्रणब दा के पिताजी एक सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी थे। कामदा मुखर्जी ने 10 साल तक काटी थी जेल की सजा। 1952 से 1964 तक बंगाल विधान परिषद के सदस्य रहे थे कामदा किंकर। प्रणब दा को परिवार से ही मिली थी राजनीति की सीख। प्रणब दा अपने गांव मिराती को लेकर बेहद संजीदा थे। वे अपने ऑटोबायोग्राफी में मिराती गांव के बारे में बेहद भावुक होकर लिखते हैं। खासकर 11 दिसंबर को जब उनका जन्मदिन होता तो उन्हें अपने गांव और मां की बहुत याद आती थी। वे खुद ही बताते हैं कि 11 दिसंबर को मेरे विचार मुझे कहीं दूर ले जाते हैं। मेरे आसपास का तत्कालीन परिवेश, राजधानी की व्यस्त कार्य प्रणाली, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक और इनसे भी परे सुदूर सब मेरे मस्तिष्क में अस्पष्ट हो जाते हैं। इनकी बजाय मैं पेड़ों के झुरमुट, कच्ची पगडंडियां और कच्चे घर देखने लगता हूँ। मुझे माँ के हाथों की बनी खीर की महक की याद आती है। मेरा मन मिराती गांव की ओर उड़ चलता है जहाँ मैं पला बड़ा हूँ। प्रणब दा पढ़ाई में विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने वीरभूम के सूर्य विद्यासागर कॉलेज में शिक्षा पाई थी। ये कॉलेज कलकत्ता यूनिवर्सिटी से जुड़ा था। प्रणब दा ने इतिहास और राजनीति विज्ञान से एमए किया था। उन्होंने कानून की डिग्री भी हासिल की थी। वे एक वकील और कॉलेज में प्रोफेसर भी रह चुके हैं। पहले तो उन्होंने कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। बाद में वे पत्रकारिता में ज्यादा रुचि लेने लगे। प्रणब दा ने देशेर डाक यानी मातृभूमि की पुकार नाम के प्रकाशन से जुड़े थे। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मदद से प्रणब दा ने साल 1969 में राजनीति में प्रवेश किया था। प्रणब दा को कांग्रेस की टिकट पर राज्यसभा के लिए चुना गया। अपनी प्रतिभा से धीरे धीरे कर प्रणब दा इंदिरा गांधी के चहेते बन गए थे। 1973 में प्रणब मुखर्जी को कैबिनेट में शामिल कर लिया गया। आपातकाल के दौरान सरकार के समर्थन में थे प्रणब मुखर्जी। 1982 से 1984 तक देश के वित्त मंत्री रहे प्रणब मुखर्जी। 1980 से 1985 तक राज्यसभा में सदन के नेता रहे प्रणब मुखर्जी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी के हाथों में देश की बागडोर सौंप दी गई। इस घटना ने न केवल कांग्रेस को लंबे समय तक प्रभावित किया, बल्कि खुद प्रणब दा की राजनीति भी एक अलग मोड़ पर पहुंच गई। राजीव गांधी और इनके इर्द गिर्द रहने वाले कुछ नेताओं से कई मुद्दों पर प्रणब दा सहमत नहीं थे। यही वजह थी कांग्रेस पार्टी से प्रणब मुखर्जी को बाहर का दरवाजा दिखा दिया गया। इस दौरान प्रणब मुखर्जी ने उस दौरान राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस नाम से पार्टी भी बना ली, लेकिन 1989 में राजीव गांधी से समझौता होने के बाद प्रणब दा एक बार फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री बनने से प्रणब दा को एक बार फिर तवज्जो मिलना शुरू हो गया। 1991 में उन्हें योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद नरसिम्हा राव ने 1995 में उन्हें कैबिनेट मंत्री के तौर पर नियुक्त करने का फैसला लिया गया। ये प्रणब दा की क्षमता ही थी कि उन्हें विदेश मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो सौंपा गया। आगे चलकर सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनवाने में उनकी अहम भूमिका रही थी। प्रणब दा सोनिया गांधी के प्रमुख परामर्शदाताओं में से रहे थे। जब सोनिया गांधी किसी कठिन परिस्थिति में फंस जाती थी, तो प्रणब मुखर्जी उन्हें उनकी सास इंदिरा गांधी के उदाहरणों के जरिए बताते थे कि आखिर कैसे इंदिरा गांधी इस तरह के हालात से निपटती थी। 2004 में सत्ता में वापस आने के बाद यूपीए में प्रणब दा को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। 2004 से 2006 तक प्रणब मुखर्जी को रक्षा मंत्री बनाया गया, तो 2006 से 2009 तक प्रणब दा के जिम्मे विदेश मंत्रालय सौंप दिया गया। विदेश मंत्री के तौर पर उन्होंने भारत का अमेरिकी सरकार के साथ असैनिक परमाणु समझौता करवाया। ये उनकी सबसे बड़ी विरासत कही जा सकती है। इस 1-2-3 समझौते से परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत नहीं करने के बावजूद भारत न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के साथ समझौता करने में सफल रहा। यानी प्रणब दा ने
भारत को न्यूक्लियर अपार्थाइड से मुक्ति दिलवा दी। 2012 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए ने प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति कैंडिडेट घोषित किया। उन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की और 25 जुलाई 2012 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली। 2012 से 2017 के कार्यकाल में प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में अपनी अमिट छाप छोड़ी। 50 साल से लंबे कार्यकाल में उन्होंने भारत के तन और मन से सेवा की। उनकी इसी सेवा को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने 26 जनवरी 2019 को प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया। भारत की आने वाली पीढ़ियां प्रणब मुखर्जी से प्रेरणा लेती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। आज प्रणब दा हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। प्रणब दा की जिंदगी के कई ऐसे अनसुने किस्से थे जो उनकी जिंदगी में हमेशा रहे। उन्हीं किस्सों में से एक किस्सा ये भी है कि सोनिया गांधी ने जब उन्हें एक ताना मारा था। क्या है वो ताना, देखिए इस रिपोर्ट में। पाइप पीने के शौकीन थे प्रणब दा। बांग्लादेशी राष्ट्रपति के लिए तोड़ा नियम। इंदिरा गांधी ने सरेआम मारा था ताना। प्रणब के मुंह से राज नहीं, सिर्फ धुआं निकलेगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 6 दशक तक एक शानदार सियासी पारी खेली। पश्चिम बंगाल के बेहद साधारण परिवार में जन्मे प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय किया। इस मुकाम तक पहुंचने से पहले उन्होंने कई राजनीतिक उतार चढ़ाव वाले दौर देखे। उनके राजनीतिक सफर के बारे में तो ज्यादातर लोगों को मालूम है, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन की कई बातों से अब भी ज्यादातर लोग अनजान हैं। मसलन प्रणब दा को पॉल्टू दा भी कहा जाता था। उनके शौक और आदतों में पाइप पीना भी शुमार था। हालांकि ये बात पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को भी नापसंद थी। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ ऐसे ही अनसुने किस्से। पहली बार पॉल्टू दा यानी प्रणब मुखर्जी को कांग्रेसी नेता देवकांत बरुआ ने पाइप पीने के लिए दिया था। यहीं से उन्हें पाइप पीने की आदत पड़ गई। प्रणब दा के शौक को पूर्व पीएम इंदिरा गांधी नापसंद करती थी। उन्हें पाइप के धुएं से दिक्कत होती थी। प्रणब दा अपनी बात आसानी से किसी को नहीं बताते थे और वो बातों को गुप्त रखने में माहिर थे। प्रणब मुखर्जी के बारे में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी भी कहती थी, प्रणब से कोई चाहे जो कहे, मगर उनके मुंह से धुएं के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। डॉक्टर्स की सलाह पर प्रणब दा ने कुछ दिनों के लिए पाइप से परहेज किया, लेकिन उनका दोबारा मन मचला। इसके बाद प्रणब दा निकोटिन रहित स्मोकिंग पाइप पीने लगे थे। प्रणब दा को डनहिल की सिगार बेहद पसंद है। प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति रहते एक बार बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद भारत दौरे पर आए। वो जब राष्ट्रपति भवन में पहुंचे तो उन्हें स्मोकिंग की तलब हुई। नो स्मोकिंग जोन होने के बावजूद प्रणब दा के हस्तक्षेप पर अब्दुल हमीद को राष्ट्रपति भवन में स्मोकिंग की इजाजत मिली। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस वाक्य के बाद अब्दुल हमीद ने स्मोकिंग ही छोड़ दी। प्रणब दा राष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा करने जा रहे थे, तब उनके पास 500 से भी अधिक पाइप का कलेक्शन था। ये सभी पाइप एक से बढ़कर एक और बेशकीमती थे। इनमें से तमाम पाइप उन्हें विदेशी दौरों पर बतौर गिफ्ट में मिले थे। प्रणब मुखर्जी ने इन सभी पाइप को राष्ट्रपति भवन के म्यूजियम को दान कर दिया। मुखर्जी खान पीन के भी शौकीन रहे, खासकर मछली उन्हें बहुत पसंद है। प्रणब मुखर्जी देश के उन राजनेताओं में शामिल रहे जिनका राजनीति में लंबे समय तक सिक्का चला। उन्हें एक समय कांग्रेस पार्टी का संकट मोचन भी माना जाता था और इंदिरा गांधी को प्रणब मुखर्जी पर काफी भरोसा था। हालांकि प्रणब मुखर्जी के लिए एक वक्त ऐसा भी आया था
जब तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने उन्हें कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाल दिया था। तब उन्होंने राष्ट्रवादी समाजवादी कांग्रेस पार्टी बनाई थी। बाद में 1989 में राजीव गांधी से उनका समझौता हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। आपकी और हमारी हर किसी की जिंदगी में एक लकी नंबर जरूर होता है, और ऐसा ही एक लकी नंबर प्रणब दा की जिंदगी में भी था। क्या था वो लकी नंबर और कैसे उस नंबर ने सारे उनके काम बनाए, देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय राजनीति में 6 दशक तक चला प्रणब दा सिक्का। 13 नंबर से प्रणब दा का रहा अनोखा रिश्ता। भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी। 13 जून को ही राष्ट्रपति के लिए आगे आया था नाम। प्रणब दा के लिए लकी रहा 13 नंबर। प्रणब मुखर्जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पश्चिम बंगाल के बेहद साधारण परिवार में जन्मे प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय किया। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी देश के उन राजनेताओं में शामिल रहे हैं जिनका राजनीति में लंबे समय तक सिक्का चला। उन्हें एक समय कांग्रेस पार्टी का संकट मोचक भी माना जाता था और इंदिरा गांधी को प्रणब मुखर्जी पर काफी भरोसा था। हालांकि इस मुकाम तक पहुंचने से पहले उन्होंने कई राजनीतिक उतार चढ़ाव वाले दौर देखे। प्रणब मुखर्जी के लिए एक वक्त ऐसा भी आया था जब तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने उन्हें कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाल दिया था। तब उन्होंने राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी बनाई थी। बाद में 1989 में राजीव गांधी से उनका समझौता हो गया था। ये तो हुई प्रणब दा की राजनीति की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं प्रणब मुखर्जी की जिंदगी में नंबर 13 से अजब रिश्ता रहा है। प्रणब दा का 13 नंबर से अनोखा रिश्ता। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे। उनके पास 13 नंबर का बंगला है जो दिल्ली में है। उनकी शादी की सालगिरह भी 13 को ही आती है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने 13 जून को ही राष्ट्रपति के लिए उनका नाम आगे किया था। एक प्रोफेसर के रूप में दी बंगाल में सेवा। प्रणब मुखर्जी का जन्म बंगाल के मिराती में एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता कामदा किंकर मुखर्जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। प्रणब मुखर्जी ने राजनीति विज्ञान और इतिहास में एमए की डिग्री हासिल करने के बाद कोलकाता यूनिवर्सिटी से एलएलबी की। इसी दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल के विद्यानगर कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर काम भी किया था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 6 दशक तक एक शानदार सियासी पारी खेली, लेकिन राजनीति में आने से पहले उन्होंने एक पत्रकार के रूप में काम किया। इसके बाद वो इंदिरा के दौर में राजनीति में शामिल हुए, लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्होंने खुद को सबसे सही उत्तराधारी माना। हालांकि राजीव गांधी से वो लड़ाई हार गए और राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस नाम की पार्टी बनाई, लेकिन 1989 उनकी पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। प्रणब दा एक प्रभावशाली राजनेता और कांग्रेस के लिए हमेशा संकट मोचन बनकर सामने आते रहे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और सोनिया राहुल तक सभी के साथ काम किया। कांग्रेस सरकार के वक्त भी वो काफी अहम पदों पर हमेशा बने रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। प्रणब दा का जाना एक ऐसी क्षति है जिसे कोई कभी पूरा नहीं किया जा सकता। सिर्फ राजनीति के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रणब दा को आज हम सब लोग याद कर रहे हैं, जो उनका कार्यकाल रहा उसके लिए भी, क्योंकि प्रणब दा जैसा ना तो कोई था और ना ही कोई होगा। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। नमस्कार।